यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो दृष्टि है इसका टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा। ठीक है, जो तीसरा नंबर टेस्ट रहेगा इसको देखेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट तीसरा है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगा उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें देखो यहाँ पर जो स्टैटिक हमारा रहेगा, राइट, स्टैटिक प्लस आपका जो करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा, दोनों यहाँ पर चीज़ में शामिल होंगे। राइट, तो उसमें दिखा रहे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर करंट करेंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ पर स्टैटिक करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। राइट, तो वो भी दिखा देते हैं इसको। यहाँ पर देखो इसमें से हो रहा है कि 110 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके साइंस टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पर 40 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर के जैसे कि करंट अफेयर हमारा अदर्स इंटरनेशनल रहेगा प्लस इंडियन यहाँ पर जो रहेगा वो सब करंट अफेयर्स रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर 110 क्वेश्चन में इसमें भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी के देखने को मिलेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है एआई संचालित यहाँ पर स्वायत्त उपग्रह, इनके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये उपग्रह निगरानी और मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर नहीं रखते हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एआई संचालित उपग्रह है ये स्वायत्त जो संचाल होते हैं उनके यहाँ पर डिजाइन किया गया था। ये हमारे स्व निगरानी करते हैं और यहाँ पर जो दोष है उनका पता लगाते हैं, जो हमारा क्या इसमें मतलब दोष हो रहा है ना, तो यहाँ से इसका पता लगाएंगे। और यहाँ तक कि ये जो स्वतंत्र रूप से मरम्मत भी इसकी कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इन उपग्रह का उद्देश्य भूस्थितिक यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय हमारी जो कक्षा होती है उसमें यहाँ पर जीओ और यहाँ पर जो एलईओ यहाँ पर दोनों कक्षा होते हैं उसको लेकर यहाँ पर निगरानी की स्थापित करते हैं प्रणाली। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात में यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी जो उपग्रह प्रणाली है जीईओ और यहाँ पर एलईओ ये दोनों कक्षाओं को यहाँ पर कवर करते हैं और यहाँ पर बहुस्तरीय जो हमारी निगरानी है प्रणाली उसको यहाँ पर बनाए रखने के लिए प्रदान करते हैं। तो यहाँ से देखो जीओ को फुल फॉर्म यहाँ पर रखा है और ईओ को यहाँ पर एलईओ को यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा पहले का 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, डी स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, एसएसआई मंत्र क्या है? जो एसएसआई मंत्र होता है ये क्या है? देखो, एसएसआई मंत्र हमारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई यहाँ पर जो सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है वो होती है, जिसे एसएस है ना, एसएस द्वारा यहाँ पर इनोवेशन द्वारा बनाया गया था। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ये प्रणाली जो हमारी होती है CDSCO द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, CDSCO द्वारा यहाँ पर क्या है, अनुमोदित है। और इसी 286 किलोमीटर की दूरी की जो सफलतापूर्वक यहाँ पर टेली सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, जो रोबोटिक सहायता स्वास्थ्य सेवा और टेलीमेडिसिन में एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो यहाँ से क्या होगा, डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएसआई मंत्र क्या है, तो यहाँ से डी इसकी बात सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा यहाँ पर युग्म है जो गलत है, ये आपको यहाँ से बताना है तीसरे में। ठीक है, देखो जो गलत युग्म है यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा रोबोकॉप। रोबोकॉप बोला है कि वेयर हाउस स्वचालन के लिए डिजाइन किया गया औद्योगिक रोबोट है। राइट, तो यहाँ पर तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक डिफेंस रोबोट है जिसे आईडी हमारी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोरेसिव डिवाइसेज जो होती है उसकी पहचान और निष्क्रिय करने के लिए यहाँ पर इसे डिजाइन किया गया था, ना कि यहाँ पर वेयर हाउस को स्वचालन करने के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पूछे कि कौन सा ऐसे गलत है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो हमारा रोबोकॉप है ये एक जो डिफेंस रोबोट है, याद रखना है आपको। तो आंसर डी यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक हमारी जो औद्योगिक रोबोट स्थापना और भारत की वैश्विक रैंक इसमें क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 7वीं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल जो हमारा फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स है IFR मतलब हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन हमारा रोबोटिक्स है, ये किसके द्वारा पर प्रकाशित वर्ल्ड जो हमारी रोबोटिक्स थी रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, आपसे पूछिए किसके द्वारा पर प्रकाशित किया थी, तो याद रखना है कि ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रोबोटिक्स के द्वारा पर प्रकाशित किया थी और ये 2024 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसमें भारत ने 2023 में रिकॉर्ड 8510 है ना 8510 यहाँ पर औद्योगिक रोबोट स्थापित किए थे, जो पिछली वर्ष की तुलना में 59% की वृद्धि की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर डेटा भी दे सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपसे बोलेगा कि 60% अधिक की वृद्धि यहाँ पर देखी गई, तो गलत हो जाएगा। आपसे बोलेगा 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई, तो क्या तो सही होगा, क्योंकि 59% है। ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट यहाँ से देगा। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो ऐसा बना के अपना नोट्स में। सेकंड बात, भारतवर्ष 2016 से 2021 तक की जो अवधि के दौरान जो हमारी वार्षिक औद्योगिक रोबोट स्थापना वैश्विक में 7वें स्थान पर है, जो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। जो रिपोर्ट है इसमें यहाँ पर बताती है ये। ठीक है, आपसे बोलेगा कि इसमें कौन सी रिपोर्ट थी जिसको द्वारा बताया गया था कि भारत 2016 से 21 तक यहाँ पर जो वार्षिक औद्योगिक रिपोर्ट जो हमारी स्थापना में यहाँ पर 7वां स्थान पर रहा था, कौन सी रिपोर्ट में बताया गया था? तो किसने बताया गया था? ये बताया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो हमारी रिपोर्ट है ये। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है,
तो दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी, बाकी जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं जितना इंपॉर्टेंट मैंने दो बात बताई आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर जो एसोसिएशन है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का अनुमानित जो हमारा बाजार मूल्य कितना होगा, राइट, कितना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से ये $52 बिलियन, ठीक है, तो यहाँ से इतना होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी यहाँ से इसका सही होगा। भारतीय हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत के जो सेमीकंडक्टर उद्योग है, इसका अनुमानित ब्याज जो हमारा बाजार दर होगा ये 52 अरब अमेरिकी डॉलर के यहाँ पर आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। और 2030 तक ये 103.4 अरब डॉलर तक यहाँ पहुँचने की अगर सर यहाँ पर दिशा में दिखा रहा है कदम। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 5वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सब जो हमारे तहत जेवर में डिस्प्ले ड्राइवर चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्वीकृत संयुक्त उद्यम किन कंपनियों का कहाँ पर है, मतलब किन कंपनियों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ से ये लगाया गया है HCL, ठीक है। HCL क्या होगा, HCL का हमारा और यहाँ पर जो फॉस्कॉन है उसने संयुक्त रूप से यहाँ पर उद्यम स्थापित किया है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश के जेवर में 3700 करोड़ रुपए की यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर चिप है इसका निर्माण स्थापित करने की योजना जो स्वीकृति बना रहा है, ठीक है। जेवर हमारा जो नोएडा गाजियाबाद का क्षेत्र उस साइड में जेवर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो NCR के कुछ पार्ट में भी आता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत 6ठा प्रोजेक्ट होगा, जिसका उद्देश्य भारत और वैश्विक चिप निर्माण के केंद्र में स्थापित करना। आपसे बोलेगा ये जो प्रोजेक्ट है ये तीसरा प्रोजेक्ट है, या बोल देगा दूसरा प्रोजेक्ट है ना, तो यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये 6ठा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 6 का, सी यहाँ से करेक्ट आंसर HCL फॉस्कॉन। आगे देखते क्वेश्चन 7वां, भारत में व्यावसायिक कृषि के लिए कौन सी आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ से सी BT कपास का, है ना, BT कपास या BT कॉटन जो हमारा है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश भी वर्जन आप यहाँ से देख सकते हो अगर यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो, राइट। यहाँ पर जेनेटिकली जो मॉडिफाइड हमारे क्रॉप्स होते हैं GM क्रॉप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ से ये जिनके अनुवांशिक पदार्थ DNA को जानबूझकर यहाँ पर बदल दिया जाता है, प्राय अन्य यहाँ पर जीव में यहाँ पर उसमें जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो संशोधन फसल को उच्च उपज, रोग और शुष्कता का प्रतिरोध करने के यहाँ पर इसमें जो पोषणीय गुणवत्ता होते हैं उसमें वृद्धि को दर्शाते हैं और उनकी विशेषताएं भी कुछ प्रदान करती है, ठीक है। भारत सरकार ने अब तक केवल GM फसल में BT कपास यहाँ पर व्यावसायिक रूप से जो आधिकारिक रूप से अनुमोदित इसको किया है, ठीक है। BT कपास को इस प्रकार विकसित किया कि यहाँ पर जो बेल वर्म है उसमें नमक कीट के यहाँ पर प्रतिरोधियों, और हालांकि यहाँ पर जो गोल्डन राइस है जो विटामिन A से समृद्ध है, और BT बैगन जो हमारा है, जैसे हमारे GM जो फसलें विकसित की जा चुकी हैं, लेकिन अभी नियमित रूप से इसमें भारत में व्यावसायिक रूप से इसमें अनुमति नहीं दी गई है ना। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ BT कॉटन इसका करेक्ट आंसर होगा 7वें का। क्वेश्चन 8वां है CRISPR-Cas9, ठीक है। ये क्वेश्चन UPSC ने 2019 में पूछा था और बीच में भी कुछ मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से देखो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इसकी तकनीकी के मुख्य उपयोग किस लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बी निष्पादित DNA संपादन। ये क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कर लो, जो हमारे जो बोला है प्रिसाइज हमारा DNA एडिटिंग इसको लेकर के, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक अभूतपूर्व जीन संपादन है, जीन एडिटिंग की तकनीकी होती है जो वैज्ञानिक को DNA के विशिष्ट हमारे जो स्थान है इसको बेहद सटीकता के साथ यहाँ पर काटने और संशोधित करने की अनुमति देता है, ठीक है, याद रखना है। CRISPR हमारे जो होते हैं ये अनुक्रमों, जैसे कि यहाँ पर कुछ मदद उसके बैक्टीरिया के जो अतीत में हुए वायरल संक्रमण उसको याद रखते हैं, ये वायरल DNA में खंडों में संग्रहित कर लेते हैं। यदि वही वायरस दोबारा आक्रमण करता है तो बैक्टीरिया इन जो CRISPR हमारे अनुक्रम होते हैं उनमें उत्पन्न अणु करते हैं और अणु उत्पन्न करेंगे जो हमारे वायरस के DNA की पहचान करके उसे नष्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ जिस वायरल फीवर हो चुका है, ठीक है, वायरल कुछ हो चुका है, तो वो चीज़ यहाँ पे उस चीज़ से यहाँ पे लड़ेंगे ये लोग, है ना, ऐसा बताएंगे वो, मतलब एडिटिंग करके बनाएगा कि अगर वो चीज़ अगर दोबारा आपको होता है तो उससे आपको लड़ने में मदद करेंगे वो लोग, है ना, ये सब बता सकते हो। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 8वें का क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तरंग का आवर्तकाल T किस भौतिक राशि को दर्शाता है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से सी स्टेटमेंट, एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगा समय हमारा यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। आवर्तकाल T वह समय होता है जो हमारे किसी बिंदु पर एक पूर्ण कंपन चक्र गुजरने में जितना समय लगता है वो उसकी V के वृत्त को अनुपाती होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख सकते हो T = 1/v, जहाँ पर हमारा V क्या है, जो आवर्ती है, यहाँ पर गति नहीं होगा, याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 9वें का यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन 10 है समान परिस्थितियों में पदार्थ की कौन सी अवस्था का घनत्व स्थिर रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्थिर रहता है ये द्रव, ठीक है।
द्रव्य में कण घनन जो हमारा सघन रूप से यहाँ पर क्या होता है व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण समान तापमान और वो दाब में जिसका घनत्व लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, इसके विपरीत हमारी जो गैसें होती हैं अत्यधिक संपीडी होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो पर्यावरणीय परिस्थिति में इनका जो घनत्व होता है आसानी से चेंज हो जाता है या बदल जाता है। तो ऐसे क्या होगा, 10वीं का जो हमारा स्टेटमेंट होगा सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बात और लिख सकते हो कि जो हमारा द्रव होता है, ठीक है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। द्रव का हमारा निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हो। ये उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें वह रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोशिकीय जीवों का अवलोकन एवं वर्णन किया है? आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से सी एंटोन वाक ल्यूमेनहॉक ने। ठीक है, 1674 में एंटोन वाक ल्यूमेनहॉक ने, एक डच वैज्ञानिक कुशल लेंस निर्माता, ने सूक्ष्मदर्शी एक उन्नत संस्करण का उपयोग करके तालाब के जल के सूक्ष्म जो हमारे जीव है उसका अवलोकन किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बात और लिख सकते हो, पहली बात जो मैंने बताई वो नोट करो। दूसरी बात, ये हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें बाद में स्वतंत्र रूप से रहने और एक कोशिकीय जीवों को बाद में यहाँ पर पहचानने के लिए सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। 11वें का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, पादप कोशिकाओं सेलुलोस युक्त कोशिका व्यक्ति का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इनका जो प्राथमिक कार्य होता है ये होता है संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना। ठीक है, क्या होता है इनका, कि जो हमारा संरचनात्मक सामर्थ्य होता है इसको प्रदान करना, क्योंकि कोशिका भित्ति हमारी जो होती है ये पादप कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर स्थित एक कठोर बाहरी परत होती है। ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज या एक जटिल कार्बोहाइड्रेट ऐसे बोल सकते हैं उससे बनी होती हैं। ठीक है, ये संरचनात्मक मजबूती की और कठोरता प्रदान करती हैं। 12 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। गुणसूत्र क्रोमोसोम केवल तभी छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, एकदम सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, जीन डीएनए के कार्यात्मक खंड होते हैं जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जीन जो होते हैं ये गुणसूत्र पर स्थित हमारे जो डीएनए उसके विखंडित होते खंड होते हैं जो माता पिता के संतान और लक्षण की जो हमारे विकास है उसकी कार्य प्रणाली में आनुवंशिकता के यहाँ पर निर्देश में वहन कर सकते हैं। तो सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है और पहली बात भी करेक्ट थी। आंसर क्या होगा, 13 की दोनों बातें यहाँ से सही है, तो आंसर पूछा है सही, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 13 का। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशिष्ट आकार सीमा क्या होती है? इसकी विशिष्ट हमारी सीमा आकार क्या होती है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 हो गया 14, तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा यहाँ से। ये 1 से 10 जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इतना होती है। ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये जीवाणु आकार से आमतौर पर छोटी होती हैं। आपसे बोलेगा जीवाणु से आकार में आमतौर पर बड़ी होती हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इनका व्यास आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 14 का। क्वेश्चन 15, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? क्योंकि ये पाचक एंजाइमों में उपयोग करके यहाँ पर कोशिका द्रव को कोशिका को स्वयं यहाँ पर नष्ट करने में क्षमता रखता है। आंसर क्या होगा, 15 का आंसर यहाँ हो जाएगा ये लाइसोसोम, इसका इसके करेक्ट आंसर होगा 15 का। ठीक है, क्यों, लाइसोसोम हमारी झिल्ली बस यहाँ पर थैलियाँ होती हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को यहाँ पर द्वारा निर्मित पाचन जो एंजाइम है उससे भरी होती हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसी स्व जो विनाशक हमारी क्षमता उसके कारण लाइसोसोमों की कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ इनको कहा जाता है। ठीक है, ये एंजाइम बाहरी सामग्रियों जैसे जीवाणु और यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं होती है उनको तोड़ने में मदद करती है, और कोशिका जो हमारी क्षति जो चयापचय यहाँ पर संबंधी गड़बड़ी होती है उनकी स्थिति में लाइसोसोम फट सकते हैं और यहाँ पर इन शक्तिशाली एंजाइमों को कोशिका द्रव में छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, कोशिका का स्वपाचन हो जाता है। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, और जो आंसर होगा 15 का यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 16 है, एटीपी शब्द किसे संदर्भित करता है? एटीपी जो शब्द है किसे संदर्भित करता है? एटीपी का पूरा नाम हमारा होता है एडिनोसिन टी बोला तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर एडीपी बोलता तो एडिनोसिन डाइफास्फेट होता। राइट, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा 16 का आंसर हो जाएगा बी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, इसे अक्सर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ये जो हमारी एनर्जी जो करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, और शरीर की एटीपी में जो हमारी संचित ऊर्जा होती है उसका उपयोग नवीन जो हमारी रासायनिक यौगिक है उसके संश्लेषण के लिए यांत्रिक रूप में काम करते हैं। तो 16 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है?
सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस यहाँ पर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा किसी का आता है, इसके अंदर जो और बातें आएंगी, जैसे कि बताने जा रहा हूँ मैं पहली बात यहाँ से। ठीक है, पहली बात की जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्थल होता है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्थल होता है। यहाँ से बोलेगा कि द्वितीयक स्थल होता है या तृतीयक बोल देगा, है ना। तो इससे चीज़ आपको की पॉइंट पहले याद रखना है। दूसरा की पॉइंट यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा की जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके माध्यम से एटीपी, जिसे हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित किया सकता है। ये अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की जो गहरी सिलवटी होती हैं, ठीक है, उनकी आंतरिक झिल्लियों पर व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आंसर यहाँ से सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो मैंने बोला कि जो भी पेपर करते हो एक 4 पेपर ले लो, जो बातें आपको आती हो ठीक है, नहीं आती तो की पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हो। पेपर के टाइम इनको रिवीजन कर लो अब। ठीक है, सबसे अच्छा टेस्ट पेपर लगाने का यही एक कारण है। ठीक है, मतलब जो हमारा बेस्ट माना जाएगा तरीका से ये होता है। जरूरी नहीं कि आप ये पूरा इसका पीडीएफ लो फिर यहाँ से पढ़ो। देखो जितना मैं कराता जा रहा हूँ एक 4 पेपर लो और अच्छे से यहाँ से करते जाओगे। जितना आप सुनोगे उतनी चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी। यहाँ से 18 नंबर है, इन पर विचार करना है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट का एक उप प्रकार है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक रंगीन प्लास्टिड होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो हरित वर्ण के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिसके यहाँ पर द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इससे पीले और नारंगी यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड होते हैं उसके अन्य वर्णक भी यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं को भोज्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि का संग्रहण करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं और जो हर प्रकाश संश्लेषण नहीं करते बल्कि यहाँ पर संग्रहण का महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये प्रकार के हमारे जो आधार पर जो स्टार्च हैं, एमाइलोजोप्लास्ट हैं, तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब एमाइलोजोप्लास्ट जिसको स्टार्च के आधार पर बोलते हैं, ठीक है, और एलियोप्लास्ट जिसको बोलते हैं या प्रोटीन बोल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये सब जो है तीनों चारों नाम जो आपको यहाँ से याद रखना है इसका संचय करते हैं सब। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से, किसमें इनमें से किसमें अपना स्वयं का राइबोसोम होता है, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में, राइट। उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से अपनी कुछ प्रोटीन जो हमारी स्वयं सेल संश्लेषित करने की यहाँ पर क्षमता में सक्षम बनाता है। तो ये सब कुछ बातें याद रखनी है। आंसर हो जाएगा दूसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 18वें का। सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं वैक्यूल्स का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, जिसमें कौन सा कार्य इसका है ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो आंसर हो जाएगा 19 का। यहाँ से देखो यहाँ पर जो इसका कार्य होता है, ये जो रिक्तिकाएं होती हैं जिसको तंदुक दाब जो बोलते हैं, टर्गर प्रेशर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये बनाए रखने और आवश्यक पदार्थों को भंडारण करने में मदद करती है। जिससे क्या होता है, कोशिकाओं को यहाँ पर जो टर्गिडिटी होती है और यहाँ पर कठोरता मिलती है और यहाँ पर ये जो पौधे होते हैं उससे सीधा यहाँ पर दृढ़ में खड़े रहने से सहायता करती हैं। तो ऐसे क्या होगा, आंसर ए यहाँ से इसका 19 का करेक्ट हो जाएगा। एक बात और लिख सकते हो इसमें, जो हमारी जो ये पादप कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं बड़े द्रव वाले जो थैले होते हैं जो कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक यहाँ पर कवर इसका कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोशिका रस से भरी होती है जिसमें अमीनो अम्ल, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। ये सभी कोशिकाएं जो कार्य होते हैं इनके उत्तर जीविका के लिए पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट तो याद ही रखना, साथ में जो 2 बातें बताई वो भी आपको यहाँ से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन 1 दे रखा है, कारण 8 दे रखा है। कोशिका विभाजन की वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, समसूत्रण माइटोसिस कहलाती है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो 20 का है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, अभिकथन इसका सही। कारण देखते हैं, कारण बोल रहा है माइटोसिस में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, कारण यहाँ पे आर जो हमारा है ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी तुम्हारी प्रक्रिया जो अर्धसूत्रण होता है इसमें समसूत्रण नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, समसूत्रण इसमें नहीं पाया जाता है, राइट। जो केवल हमारी जनन कोशिका होती है उसमें होता है। इसमें मात्र कोशिका में 2 बार विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मूल संख्या से आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ अभिकथन 1 करेक्ट है और कारण आर आपका गलत होगा। तो 20 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 21 देखते हैं। 21 है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था से परिवर्तन क्या कहलाता है। ये कहलाता है
ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जो हमारा क्या होता है, ये जो कुछ ठोस पदार्थ तरल अवस्था से ठोस अवस्था में सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डी होगा करेक्ट आंसर इसका। 22 निसार निम्नलिखित में से किनकी संयुक्त पहल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का से निसार पहल है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, राशि दे रखा है और यहाँ पर इसके मात्रक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पहला तापमान बोल रहा है, तापमान का क्या होगा के केल्विन हो जाएगा। ठीक है, भार का क्या होगा न्यूटन, एन से न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं इसको, द्रव्यमान को किलोग्राम, राइट ये किलो, और आयतन को वर्ग मीटर या बोल सकते हो घन मीटर। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 23वें का डी, मतलब एक दूसरे से सब यहाँ से सामने मैच कर रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 23 का आंसर डी करेक्ट है। 24 विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों में समांगी मिश्रण होता है और रोजमर्रा में आप कई प्रकार के विलयन यहाँ पर देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नींबू का पानी, सोडा का पानी, ये समान हमारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, विलयन में विलय जो कण होते हैं उसके निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर मिश्रण को पृथक किया सकता है इसमें। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन होता है इसमें विलय कणों का जो निस्पंदन होता है इसके द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना, बोला कि इसको पृथक को अलग कर सकते हैं, तो गलत हो जाता है। यहाँ पर इसको अलग या पृथक नहीं कर सकते हैं। राइट, जिससे प्रदेश होता है कि यहाँ पर विलयन स्थिर है, तो यहाँ से डी जो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। तो आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक यहाँ से सही है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबर का गुण नहीं है? निलंबर का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से ये इसका गुण नहीं, जो निलंबर में विलय कण नग्न आंखों से यहाँ पर अदृश्य होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो निलंबन में विलय कण क्या होते हैं, नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। राइट, निलंबक हमारे क्या विषामांगी मिश्रण होते हैं जिसमें विलय कण घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। राइट, ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और स्थिर अवस्था में रहने के लिए यहाँ पर तल पर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होगा मिश्रण अस्थिर हो जाता है, जिससे निस्यंदन की प्रक्रिया जो होती है ये आसानी से पृथक किया सकता है इनको। तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका 25 का करेक्ट आंसर है। 26 देखते हैं, यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड का प्रकार सूची 1 और सूची 2 में मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे कोलाइड का प्रकार और यहाँ पर एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है एरोसोल गैस में तरल। ठीक है, तो क्या होगा? ये हमारा जो हमारा धुंध और कोहरा होता है उसमें आपका जाएगा, किसमें आएगा? धुंध और कोहरा होता है उसमें आएगा। तो यहाँ से जो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, कोहरा दे रखा है लेकिन धुंध यहाँ पर कुआसा, चलो इसको ले लेते हैं, सही है। ठीक है, इमल्सन क्या होगा? तरल में तरल है ना, तरल में तरल, तो यहाँ से हो जाएगा दूध जो हमारा फेस क्रीम है ये इसमें आ जाता है, सही मैच कर रहे हैं अभी, है ना। आगे फोम आपको हो जाता है तरल में तरल, तरल में गैस, तो हमारा सेविंग क्रीम ये इसमें हो जाएगा। और ठोस सोल जो हमारा होता है ये ठोस में ठोस, तो हमारा हो जाए रंगीन जो हमारे रत्न है, जैसे मिल्की गिलास, ये सब इसमें मान सकते हो, या दूधिया कांच मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। चारों एक दूसरे से मतलब यहाँ से मैच कर रहे हैं ABCD करके, तो आंसर हो जाएगा 26 का ए करेक्ट है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु समान गुण है? कौन से धातु के यहाँ पर समान गुण है ये आपको बताना है। राइट, यहाँ से देखो आंसर हमारा हो जाएगा 27 का। एक तो पहला हो जाएगा यहाँ से, पहला यहाँ से होगा आपका 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के समान गुण है? तो करेक्ट आंसर 27 को हो जाएगा डी। यहाँ पर सभी ये तन्य और आघात वर्ध होते हैं। ठीक है, ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, और यहाँ पर तीनों बातें एकदम सही हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से इसका डी करेक्ट है। ठीक है, ये भौतिक गुण जो होते हैं धातु और अधातु से पृथक करने पर मदद करते हैं, और इनमें से इस संदर्भ में पारा एक अद्वितीय है, क्योंकि ये एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। ये बात आपको याद रखना है। आंसर 27 का डी करेक्ट है। यहाँ से 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का उदाहरण नहीं है? किसका उदाहरण नहीं? अधातु का उदाहरण पूछा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, इसमें से नहीं है जो ये क्लोरीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातु के गुण क्या होते हैं पहले तो यहाँ देखते हैं। अधातु के हमारे कुछ यहाँ पर गुण होते हैं, लिख लेते हैं 4 से 5 पॉइंट। अधातु गुण ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, और ये ताप और यहाँ पर विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरी बात, ये चमकीले और प्रतिध्वनि होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, और यहाँ पर कोल, कोक, ब्रोमीन, ये सब के लिए यहाँ पर अधातु के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, ये सब बात आप लिख सकते हो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें जिसके एग्जाम्पल क्लोरीन,
अधातु के एग्जाम्पल उदाहरण है। तो यहाँ से डी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, इसका उदाहरण में से पूछा कौन सा नहीं है ना। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण होते हैं, है ना। क्लोरीन यहाँ से इसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन अब बोला इसमें नहीं होता तो गलत स्टेटमेंट दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट में डाउट है, देख लेते हैं किसमें से बोला कि कौन अधातु का उदाहरण नहीं है। तो अधातु, देखो अधातु का उदाहरण यहाँ पे आ जाता है आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि हमारे अधातु के उदाहरण होते हैं, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। एक बार आप 28 को क्वेश्चन को देख लोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर डेटा दिखा है, इसमें डेटा में जो देख रखा है यहाँ पर क्लोरीन इसका एग्जाम्पल है। वैसे एग्जाम्पल इसका होता भी क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन होना चाहिए, और ब्रोमीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, लेकिन बोला कि एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ से ये गलत है। फिलहाल ये इसका आंसर गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। इसका जो आंसर सही होना चाहिए ये होना चाहिए था यहाँ से पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हमारे एक धातु होती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से आंसर है 28 का, ये सी यहाँ से इसका होना चाहिए था, सी है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्या होती है, पोटेशियम एक धातु होती है, राइट। तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। याद रखना है आंसर हमारा क्या होगा 28 का सी। ये जो यहाँ पर डी दे रखा है उनका ये गलत है, गलत आपको नहीं देखना है। तो 28 का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी यहाँ से कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, तो मिसप्रिंट शायद हुआ होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिश्रण को सरल भौतिक तरीकों से पर पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक को पृथक करने के लिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी, 29 की जो पहली बात हमारे यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मिश्रण के सरल भौतिक तरीके से पृथक कर सकते हैं, और इनमें यौगिकों को पृथक करने के लिए पर रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। पहली बात सही है। दूसरा, यौगिक में हमेशा अपने घटक तत्वों के गुण बने रहते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यौगिक तत्व में अपने गुण नहीं रह जाते हैं और ये पूरी तरह से एक नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, लेकिन यहाँ पर जब रासायनिक रूप से यहाँ पर निश्चित अनुपात में होता है तो पूरी तरह से के अलग अणु मतलब अलग गुण बन जाते हैं, इसका निर्माण होता है ना। तो यहाँ से अपने घटक में तत्वों में गुण नहीं रखते, तो एक गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है 29 का आंसर पूछा सही, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 29 का। क्वेश्चन 30 देखते हैं यहाँ से 30वां नंबर। 30 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से ये जल में घुली चीनी, ठीक है। जल में घुली चीनी हमारा यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जल में घुली चीनी एक समांगी मिश्रण या विलयन का एक एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ से आंसर डी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 31, स्काई रूट का विक्रम एस क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ये है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट। सी यहाँ से इसका क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्रम जो है ये एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, जिसे 3 पेलोड ले जाने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है, राइट। पहली बात, सब ऑर्बिटल हमारे प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से धीमी गति में चलते हैं, अर्थात ये जो बाहरी अंतरिक्ष है इसमें पहुंचने के लिए गति की पर्याप्त होती है, और यहाँ पर जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए यहाँ पर पर्याप्त गति नहीं पहुंचाते हैं। तो क्या होगा आंसर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32, जड़त्व का नियम शब्द का क्या तात्पर्य है, ये किससे तात्पर्य से, ठीक है। जो जड़त्व का नियम है शब्द का तात्पर्य किससे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर जड़त्व होने सभी पदार्थों का एक मौलिक रूप होता है या मौलिक गुण होता है, जिसे न्यूटन की गति के पहले नियम, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का, उसमें वर्णित किया गया है, जिसे जड़त्व का नियम भी यहाँ पर कहा जाता है। आंसर क्या होगा 32 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में तो एक समान गति में यहाँ पर परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति में अवस्था में परिवर्तित का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, राइट। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। ये इसका मेन एग्जाम्पल है जड़त्व का। आंसर हमारा हो जाएगा 32 का सी। तो तीनों बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन 33 है, बंदूक से चलाई गई गोली जैसी छोटी वस्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये एक उदाहरण है किसका, ये उदाहरण हो जाएगा 33 का बी, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ये होता है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान बराबर किलोग्राम वेग, तो मीटर पर सेकंड होगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो संवेग की इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये सी। यहाँ से इसका 34 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा
परिदृश्य न्यूटन के गति के तृतीय नियम के यहाँ पर सटीक वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से। ये इसका जो पृथ्वी की सतह है उस पर अपने पैरों से पीछे की ओर ढकेलते हुए आगे चलना व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति, ये क्या होता है, ये परिदृश्य न्यूटन की गति के तृतीय नियम का सटीक उदाहरण बताता है। ठीक है, जब व्यक्ति हमारा जो होते हैं, जब विभिन्न वस्तुएं आप जो कार्य करने वाली जो क्रिया प्रतिक्रिया युग में उसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रदर्शन बताता है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, है ना। तो यहाँ से इसका आंसर होगा 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। 36 यहाँ से, एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, देखो किसी वस्तु की औसत चाल तय की गई कुल दूरी के लिए यहाँ पर कुल समय, मतलब बोल सकते हो कुल दूरी और कुल समय, उसको विभाजित करके यहाँ पर किया सकता है। कुल दूरी बटे कुल समय, विभाजित मतलब डिवाइड करके। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 16 + 16 मतलब 32 हो गया यहाँ से। ठीक है, 32 हो गया, राइट। तो लिया गया कुल समय कितना, 4 + 2 मतलब 6 सेकंड हो गया। तो डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 32/6, आंसर आ जाएगा 5.33 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा इसका 36 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर यहाँ पर मुक्त गिरावट फ्री कॉल में कहा जाता है, तो इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जब कोई वस्तु मुक्त पतन में यहाँ पर होती है तो इसका अर्थ होता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है, राइट। वायु के प्रतिरोध में अन्य जो हमारा बाह्य बल होता है नगण्य होता है और अनुपस्थित होता है। तो यहाँ से बी हमारा जो आंसर होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 37 का बी हो गया। 38 नंबर, रेत पर लेटा हुआ व्यक्ति खड़े होने की तुलना में कम दाब क्यों अनुभव करता है। ठीक है, क्यों अनुभव करता है, क्योंकि यहाँ पर दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो हमारे प्रणोद होते हैं, थ्रस्ट होते हैं, उसके रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति लेटता है तो उसका भार प्रणोद जो होता है बड़े क्षेत्रफल, राइट, मतलब संपूर्ण क्षेत्र जो हमारा शरीर होता है वो उसमें वितरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, रेत पर दाब कम हो जाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल में पर जो बढ़ने से दाब कम हो जाता है, बी यहाँ से 38 का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो वहीं अगर हम खड़े रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रणोद छोटे क्षेत्रफल के अपेक्षा पैरों में केंद्रित होगा और यहाँ पर जिससे हमें परिणाम स्वरूप अधिक दाब उत्पन्न होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका बी। 39, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल या पूर्ण आंशिक रूप से डूबी होती है तो वह अनुभव करती है किस चीज़ का, वह अनुभव करती है वो विस्थापित तरल के भार को बराबर के ऊपर की ओर यहाँ पर एक बल काम करता है। तो ऐसे क्या होगा, सी यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पत्थर जल में डूबा जाता है तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक जो होता है ये घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लवन बल ऊपर की ओर यहाँ पर काम करता है जो पत्थर के भार को आंशिक रूप से संतुलित कर देता है। तो क्या होगा, सी यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है। सदिश राशि के एग्जाम्पल में या उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का सी कार्य। ठीक है, देखो सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि होती है जिनका परिमाण और दिशा दोनों से जो परिभाषित होती है। ठीक है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे वेग, बल और संवेग, राइट। तो यहाँ से जो इसका बोला है कि इसमें नहीं है, तो यहाँ से कार्य इसका नहीं होगा, सी यहाँ से इसका गलत आंसर, मतलब यहाँ पर उदाहरण इसका नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41, अमीबा को निम्नलिखित में से किस जैविक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा अमीबा है एक हमारा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है जिसमें वास्तविक केंद्रक और यहाँ पर झिल्ली बद्ध कोशिकांग पाए थे। इन विशेषताओं के यहाँ पर कारण इसे प्रोटिस्टा जगत में वर्गीकृत किया गया, जिससे यहाँ पर विविध एक कोशिकीय यहाँ पर यूकेरियोटिक्स शामिल होते हैं। आंसर क्या होगा, पी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से 42 है, सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे तत्व बोल रहा है और यहाँ पर प्रतीक इसका वर्ग, राइट। देखो यहाँ पर बोला ब्रोमीन, राइट। ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन आपका Br, राइट। तो यहाँ से ये जो इसका चांदी को क्या बोलते हैं, जो हमारा सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका Ag, है ना, सिल्वर का। उसके बाद आपका है बोरान। ठीक है, बोरान को क्या होगा, बोरान का आपका हो जाएगा B, राइट। बोरान का B का है ये। पोटेशियम आपका हो जाएगा यहाँ से, सबको पता है क्या होगा पोटेशियम, के यहाँ से इसका पोटेशियम का से हो जाएगा। ठीक है, तो के पोटेशियम यहाँ से बचा आंसर हो गया। 42 का आंसर इस टाइप से मैच कर लोगे, आंसर यहाँ से मैच कर देते हैं तो डी यहाँ से मैच होगा आंसर। 42 हो गया। 43, देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे इसी चीज़ को लेके पूछे,
देखो जो भी क्वेश्चन आता है उसको आपको डीप पूजा की ओर देखना है। जैसे 4 आपके यहाँ पे तत्व आए, ठीक है, उसके बाद और जाके देखना है। जैसे कि आपके और हो गए, जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, ब्रोमीन हो गए, राइट, क्लोरीन हो गए, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, सिलिकॉन हो गया, पोटेशियम, फैक्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब और यहाँ पे तत्व देखने हैं कि क्या इनके प्रतीक होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43। सूची को सूची 2 को यहाँ पे मैच करना है। देखते हैं मैच करते हैं। यहाँ पे तत्व बोला है, यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान बोला है, ठीक है। देखते हैं 43 को। पहला यहाँ से इसमें बोला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या 16 U, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान 16 U ऐसे हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 ये हो जाएगा। कार्बन कितना होगा, कार्बन हमारा 6 होता है, तो 6 × 2 मतलब 12, ठीक है, तो 12 यहाँ से हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक पूछते तो 6 होता। सोडियम, सोडियम कितना होता है Na, सोडियम का होता है हमारा 12 दूनी, सॉरी 12 नहीं 11 होता है सोडियम का, 11 दूनी 22 और एक यहाँ से 23, 23 यहाँ पे हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम होता है आपका 40, है ना, इसका एटॉमिक, तो यहाँ से 40 कैल्शियम का यहाँ से ये हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 43 का आंसर जो होगा करेक्ट यहाँ से ये हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट मैच कर रहा है। 44 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक हमारा सूत्र क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का यहाँ से जो आंसर होगा ये CaOH का होल ट्वाइस, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं कि यहाँ पर इसमें कोई डाटा जाए, सिंपल सा है कि यहाँ पे इसको याद करना है, फैक्चुअल पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए यहाँ पर सूची दी गई है, तत्व दे रखे हैं और यहाँ पर परमाणुकता दी गई, इनकी क्या क्या परमाणुकता हो सकती है, ठीक है। देखते हैं इसको 45 को। पहला ऐसे है, इसमें बोला आर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन आपका हो जाएगा मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनोटॉमिक हो जाएगा यहाँ से। और जो पहली बात हमारी हो जाएगी यहाँ से इसकी हो जाएगी एक थी मोनोटॉमिक, एक फास्फोरस, फास्फोरस से क्या होगा, जो हमारा फास्फोरस होता है इसमें आपका हो जाएगा फास्फोरस का होगा चतुष्परमाणुक, है ना, ये फास्फोरस का हो जाएगा। आगे और सल्फर, सल्फर का क्या होगा, सल्फर का आपका यहाँ से हो जाएगा, जो सल्फर है इसमें सल्फर में हो जाएगा आपका बहुपरमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में आपका यहाँ से हो जाएगा ये द्विपरमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, द्विपरमाणु होता है क्योंकि O2 लिखा होता है, ठीक है। ऑर्गन चतुष्परमाणु होता है, राइट। और फास्फोरस तो आपका जो होगा ये चतुष्परमाणु हो गया, सल्फर आपका हो गया बहुपरमाणु, सल्फर और आपका फास्फोरस, हाँ ठीक है। बाकी सही मैच है, तो बाकी देखो मैचिंग यहाँ से आप देख लोगे, ए नंबर जो है ये आपका सही मैचिंग कर रहा है, ठीक है। 45 में 46 एवोगैड्रो जो संख्या होती है NO, वो का मान NO का मान क्या है जो किसी पदार्थ में 1 मोल कणों की संख्या को दर्शाता है। ये भी फैक्चुअल पॉइंट है आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का यहाँ से जो आंसर होगा, सॉरी 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 6.022 × 10⁻23 याद रखना है, -23 नहीं होगा और 32 भी नहीं होगा, 2 को इधर भी नहीं करना है, 2 को उधर भी नहीं करना है, माइनस भी नहीं करना है, ठीक है। 6.022 × 10⁻23 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का, ठीक है। आगे देखते हैं 46 हो गया। 47 नंबर सूची को सूची देखो फिर से यहाँ पर मैच करना है। देखते हैं यहाँ पे बोला है आयन, यहाँ पे बोला है प्रतीक, ठीक है। 47 में देखो यहाँ से मैच करते हैं, अमोनियम, ठीक है, पहला अमोनियम यहाँ से तो हो जाएगा यहाँ से इसका ये NH4, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होगा, कार्बोनेट आपको CO3-2, CO3-2 कहाँ पर है ये, ठीक है। फास्फेट, फास्फेट आपका हो जाएगा यहाँ से सल्फेट, आपका देखो सल्फेट SO4-2 होता है ना, तो सल्फेट का SO4-2 हो जाएगा ये। और फास्फेट का क्या होगा, फास्फेट का आपका हो जाएगा यहाँ से PO4-3, ये आंसर ऐसे क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 47 का मैच करेंगे तो ए। 48 समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात जो हमारे यहाँ से है ये करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर समस्थानिकों का एक ही तत्व के उन परमाणु के रूप को प्रवेशित करता है जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनकी संख्या के कारण द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो रासायनिक रूप में समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण यहाँ पर अलग अलग होते हैं, राइट। उदाहरण के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ठीक है, 1H, और यहाँ पर ड्यूटेरियम 2H और आपका ट्राइटियम 3H, ये सभी हमारे एक प्रोटॉन में होता है लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग दिखाई जा रही है, राइट। तो हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और यहाँ पर जो ट्राइटियम होता है
ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है और ऑक्सीजन यहाँ पर के नहीं होंगे, तो यहाँ से सेकेंड बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर ओनली वन करेक्ट है। 48 का क्या होगा, पूछा क्या है, पूछा सही कौन सा है, तो केवल एक सी। 49, किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित करती है किसको, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है ये संदर्भित करती है किसको, ये करेगी परमाणु के नाभिक के जो हमारे प्रोटॉन है उसकी संख्या को। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पादप जो हमारे बाह्य त्वचीय ऊतक के संबंध में विचार करना है। बाह्य त्वचीय हमारी कोशिकाएं गैस विनिमय के लिए अंतर कोशिकीय स्थानों को सतत परत बनाती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सघन संरचना जल हानि यांत्रिक क्षति जो होती है उसके रोग जनकों के यहाँ प्रवेश को रोकती है। विशेष रूप से शुष्क आवास वाले जो पौधे हैं जहाँ मोटी यहाँ पर एपिडर्म परत पाई जा सकती है उसमें अंतर कोशिकीय स्थान एक सुरक्षात्मक जो अवरोध होता है वो कमजोर कर देता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है पत्ती बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले रंध्र जो स्टेमेटा होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन और यहाँ पर गैस विनिमय दोनों भाग में ले लेते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो ओनली टू, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 50 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 51 देखते हैं। 51 है अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, देखो सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है और सबसे सरल भी क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना आपका दो चीज़ें पूछता है, एक तो पहले इनको बताओ कि सही है या नहीं, दूसरी बात इनको बताओ कि यहाँ पे ये क्या है, इनकी व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो एक तरह से सबसे कठिन भी क्वेश्चन है और सबसे सरल भी क्वेश्चन होता है। अगर आप समझ जाओगे कि हाँ इसी चीज़ की व्याख्या करो, सबसे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि आप में कुछ माइंड नहीं लगाना है इसमें, जो ये बात लिखी है उसी बात को आगे फॉलो करते देखने की कर रहे हैं या नहीं, सबसे सरल क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, इसमें कोई माइंड यहाँ पे नहीं लगाना होता है। तो देखते हैं इसको, जो बोला है जो फ्लोएम होता है ये पोषवा जड़े पत्तियों के जल तक यहाँ पर खनिज तक परिवहन करता है। ठीक है, पहला हमारा कथन ये बोल रहा है। दूसरा कथन देखते हैं। पहला कथन हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला कथन यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर पूरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोएम होता है हमारा ये भोजन मुख्य रूप से सुक्रोज को पत्तियों जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित किया जाता है उस तक यहाँ पर जो पौधों के अन्य भागों तक ले जाने के लिए पर जिम्मेदार होता है, और जोड़ों से पत्तियों तक पानी खनिजों के परिवहन द्वारा जैलम द्वारा किया जाता है, फ्लोएम द्वारा नहीं किया जाता है ना, तो ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरी बात, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। सेकंड का सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोएम है ये इसके फाइबर को छोड़कर यहाँ पर जो सभी हमारे फ्लोएम कोशिका होती है वो सब जीवित होती है। करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ आर वाला करेक्ट है, कारण और अभी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। असर्शन हमारा ए गलत है और रीजन हमारा एक जो आर है करेक्ट है। तो 51 का आंसर क्या होगा, आंसर 51 का हो जाएगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 52, कौन सा ऊतक जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत बनाता है, आंसर हो जाएगा 52 का ये बनाता है उपकला ऊतक, है ना, उपकला ऊतक कैसे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकला ऊतक होता क्या है, देखो ये जंतु शरीर का बाह्य आवरण और सुरक्षात्मक परत बनाता है। ये त्वचानुमा बाह्य सतहों का मुख जो गुहा है, रक्त कोशिकाएं, फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती है तथा वृक्क नलिकाओं जैसे यहाँ पर आंतरिक गुहाओं को दोनों को ढकता है। आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपकला हमारा जो है ये ऊतक को प्राथमिक कार्य और अंतर्निहित संरचना दोनों के यहाँ पर सुरक्षात्मक जो देता है, सुरक्षा करता है और एक अवरोध बनाता है जिसमें यहाँ पर जो पदार्थ है उसका आदान प्रदान को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हमारा 52 का सी यहाँ से सही है। 53, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन तंत्रिका ऊतक की संरचना की कार्यात्मक इकाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऐसे ए, ये न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या होगा, ये हमारे ऊतक की आधारभूत जो संरचना है उसमें कार्यात्मक इकाई होती है इसकी। ए यहाँ से क्या हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तंत्रिका आवेगों की ग्रहण करने की, संसाधित करने की, यहाँ पर जो संचारित करने की यहाँ पर अत्यधिक विशिष्टीकरण होती है ये। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन एक कोशिका जो काय होती है केंद्रक सहित डेड्राइट्स या साखित जिसको प्रबंध बोलते हैं संकेत होता है, और एक एक्सॉन मतलब जो लंबा प्रवर्धक होता है उसको ये द्वारा न्यूरॉन के मस्तिष्क तक जो मेरुरज्जु होती है उनकी तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं जो तंत्रिका के तंत्र का मूल आधार बनाते हैं। ठीक है, ये स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के समन्वय करते हैं जो शरीर के भीतर संचार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो यहाँ से इतना डीप अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो इतना डीप आपको नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन देखना है और इसका आंसर पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना बायोलॉजी आपको नहीं, पूरी बायोलॉजी आकर रीड नहीं करना है कि हाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, बस ये सब हमारा समान ज्ञान है, समान विज्ञान है। ठीक है, इस बात को अक्सर पूछेगा, इसका आंसर पूछेगा वो। राइट, तो हमारा जो मानव क्रिया विज्ञान है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक की संरचना में कार्य इकाई है, तो करेक्ट आंसर हमारा 53 का हो जाएगा। यहाँ से क्या
53 का ए यहाँ से न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की जो आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। सिंपल सी बात, इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ से 54 क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कार्य में डेंड्राइट्स की मुख्य भूमिका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी मुख्य भूमिका है, यहाँ पर देखो जो हमारे डेंड्राइट्स हैं न्यूरॉन की छोटी जो हमारी शाखा जो परिवर्तित होती है, जिसका कोई यहाँ पर कोशिका काय से निकलता है, जिसमें क्या होता है इसकी प्राथमिक भूमिका जो होती है, अन्य न्यूरॉन्स यहाँ पर जो संवेदी ग्राहिका होती है तंत्रिका आवेग या संकेत को प्राप्त करती है, उससे क्या होता है उनके संस्करण के लिए यहाँ पर न्यूरॉन की जो कोशिका होती है उसी इकाई की ओर यहाँ पर संचालित करना होता है, जिससे यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं ये न्यूरॉन होते हैं उनका इनपुट क्षेत्र बनाते हैं, जिससे ये विपरीत एक्सॉन आवेगों को यहाँ पर कोशिका से यहाँ पर काय से दूर ले जाते हैं। तो सिंपल सा, इतना डीप आपको नहीं जाना है। कैसे क्या पूछना है, न्यूरॉन के कार्य डेंड्राइट्स की मुख्य भूमिका क्या होती है, आंसर मार हो जाएगा। इसकी मुख्य भूमिका होती है आने वाले जो संकेत हैं उसको प्राप्त करना, उसके कोशिका के कार्य को ले जाना। सी यहाँ से क्या होगा 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर। 55 यहाँ से मुनिरा जगत के जीवों का कौन सा लक्षण सही रूप से वर्णित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से। ये देखो यहाँ पर जो पेरिकोरेटिक हमारी जो जिनसे यहाँ पर परिभाषित केंद्रक और यहाँ पर कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुनिरा जगत के जीव हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें परिभाषित केंद्रक या झिल्ली बद्ध कोशिकाओं का अभाव होता है। राइट, बहुकोशिकीय जीवों के विपरीत यहाँ पर मुनिरा के जीव एक कोशिकीय होते हैं और वे अपनी सरल संरचना के बावजूद यहाँ पर विविध जो विशेषताएं होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। कुछ मुनिरा जीव पौधे यहाँ पर जो कोशिकाएं होते हैं उनकी भित्ति में होते हैं और यहाँ पर जबकि अन्य में माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा 55 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 देखते हैं। 56 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं है? प्रोटिस्टा जगत उदाहरण में से कौन से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल इसका 56 का ये यीस्ट क्या होगा? ये प्रोटिस्टा जगत का एग्जाम्पल इसमें से नहीं होगा। ठीक है, देखो ये अक्सर क्या है गति के लिए यहाँ पर जो हमारी सिलिया या जिसको बोलते हैं फ्लैगिला का उपयोग करते हैं और जटिल जीवन चक्र पर प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यहाँ पर यीस्ट है, एक प्रोटिस्ट नहीं है, ये फंजाई जगत के एक कोशिकीय कवक में पाया जाता है। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट इसका है 56 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं है ये। आगे क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से जैविक वर्गीकरण के उच्चतम यहाँ पर निम्नतम पद को यहाँ पर सही बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही अनुक्रम इसका है। आंसर हो जाएगा 57 के यहाँ से ये बी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का। ठीक है, इस प्रणाली को लिनियन पदानुक्रम के नाम से भी जाना था। आपसे बोलेगा इसमें से लिनियन जो पदानुक्रम प्रणाली किसे माना जाता है, तो यहाँ पर याद रखना ये चीज़ इसको बोलते हैं। ठीक है, जो जीवों को साझा और विशेषताओं के आधार पर समूह को व्यवस्थित करती है और सबसे व्यापक जगत में श्रेणी में शुरू होकर सबसे विशिष्ट यहाँ पर श्रेणी तक जाती है। तो 57 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर है, निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है। ये कवक परपोषी यूकैरियोट्स होते हैं और जो अपना पोषण मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात 58 का जो रहेगा ये यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सेकंड क्या है? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पादपों हैं उनके यहाँ पर विपरीत कवकों की जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की नहीं होती है, बल्कि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये एक मजबूत नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड और संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, आंसर हमारा 58 का 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 58 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 59 यहाँ से 59 बोला इसमें निम्नलिखित में से किस पादप जो यहाँ पर समूह है उसको पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 के यहाँ से बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहता है, क्योंकि यहाँ पर जंतुओं में उभयचर की तरह ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन जो प्रजनन के यहाँ पर लिए विशेष रूप से नर जो हमारे युग्मक होते हैं उसमें मादा युग्मक यहाँ पर गमन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आंसर बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और इसकी लिखनी है, ये पादप हमारे असंवहनीय होते हैं। क्या होते हैं? असंवहनीय, और अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे यहाँ पर विशिष्ट ऊतक का अभाव होता है जो जल और पोषक तत्वों का संवहन करते हैं। ठीक है, 2 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। 59 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए कथन और अभिकथन यहाँ पर कारण दे रखा है। ठीक है, बताना है इसको, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, देखते हैं इसको 60 को। पहला है यहाँ से अभिकथन, जो हमारा जो असर्शन है ये बोले टेरिडोफाइट लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स जैसे फर्न क्लब या मॉस जैसे लैंगिक जो प्रजनन बीज हैं इनके माध्यम से नहीं बल्कि बीजाणु जो स्पोर्स होते हैं उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बीजाणु स्पोरेंजिया नामक संरचनाओं को विकसित होते हैं और ये युग्मकोदित जिसको बोलते हैं गैमीटोफाइट
उसमें अंकुरित होते हैं, जो निषेचन के लिए यहाँ पर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। एक एक पॉइंट यहाँ से लिखते जाना है आपको। ठीक है, टेरिडोफाइट्स हमारे जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी जो यहाँ से रहेगी आर वाली, ये भी यहाँ से क्या होगा, ये बात आपकी यहाँ से करेक्ट होगी, है ना। अभिकथन जो हमारा था गलत था, जो हमारा रीजन है यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स होता है ये जल और पोषक तत्वों संवहन के लिए यहाँ पर विशिष्ट ऊतक होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा टेरिडोफाइट्स है, ये इसकी विशेषता होती है कि सही ढंग से यहाँ पर वर्णित करता है और ये बीज के निर्माण में संबंध में गलत यहाँ पर अभिकथन को यहाँ पर बताता है ना, मतलब गलत अभिकथन की व्याख्या को उचित नहीं बताता है ना। तो यहाँ से जो सेकंड वाली बात है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। 60 का आंसर सिंपल सी जो बात बोला है ये हमारी करेक्ट है। ठीक है, 60वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? बी होगा। एक गलत है, 8 सही है। 61 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी, साइकस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बीज उत्पादक पौधे को एक समूह जिसके बीज जो हमारे फलों के जो भीतर संलग्न नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत बीज यहाँ पर कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय से बने जो हमारे फल हैं उसके भीतर संलग्न होते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये सभी एंजियोस्पर्म बिना किसी सुरक्षात्मक आवरण के बीज उत्पन्न करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जिम्नोस्पर्म है इसका वर्णन करता है कि यहाँ पर जो अनावृत बीज हैं ये धारण करते हैं जो किसी फल के भीतर संलग्न नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म संरचना का कार्य में भी यहाँ पर विस्तृत और यहाँ पर विविधता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक बीजपत्री या एक बीज वाले फल या द्विबीजपत्री या द्विबीज वाले फल, उनका वर्गीकरण शामिल होता है। आंसर हो जाएगा 62 का डी यहाँ से करेक्ट है। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 63 में मैचिंग बोल रहे हैं, देखते हैं इसको मैच को। उदाहरण और जीव, ठीक है, मैच करते हैं। यहाँ से पहला है इसमें पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या? पोरीफेरा होता है और आपका सिलेंट्रेटा। ठीक है, और यहाँ से क्या है प्लीहे लेस्थमिज। ये तो यहाँ देखो जो मैच करते हैं इसके हिसाब से हमारा जो हो जाएगा पहला पोरीफेरा क्या होगा? पोरीफेरा शब्द उन जंतुओं को संदर्भित करता है जिनको शरीर में छिद्र या छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जीव गतिहीन और जो गतिहीन होते हैं और यहाँ पर ठोस सतहों के यहाँ पर चिपके रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से जो पहला होगा हमारा इसमें, ये कौन सा मैच होगा? ये मैच हो जाएगा आपका इसमें एक 3 पोरीफेरा। ठीक है, मैच कर लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, बी का यहाँ से क्या हो जाएगा? हेड्रा, ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, लिवर फ्लूक क्या होगा? लिवर फ्लूक यहाँ से हो जाएगा आपका सी का 1, राइट। और यहाँ पे एस्करिस आपका हो जाएगा यहाँ से ये सेकेंड नंबर। ठीक है, जिसके हिसाब से आप लिखोगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे हमारे ये करेक्ट होंगे मैच। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। देखो साइंस में जो बायोलॉजी में इतना डीप नहीं जाना है, डीप आपको नहीं, क्योंकि यहाँ से जितनी चीज़ आप डीप पढ़ोगे तो क्या है अभी बाद में अगर एग्जाम में नहीं है तो ये सब चीज़ भूल जाओगे। ठीक है, इस वजह से जो चीज़ बताइए सिर्फ उतनी बात को लेकर आप यहाँ से करेक्ट करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। 64 नंबर यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी अब देखो मैच कर लिया करो, आप सामने सामने लिख लिया करो। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन वो जरूर क्वेश्चन कर लिया करो सामने लिख के, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखे हैं ना मैचिंग, ये मिसप्रिंट हो सकते हैं कभी। तो जो मैचिंग कराता हूँ इस वजह से मैचिंग करा देता हूँ कि आप मैच कर लो, ऐसे करके लिख लो सामने सामने यहाँ पे, क्योंकि कई बार यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये मिसप्रिंट हो जाते हैं। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का से ये सी स्टेटमेंट मकड़ी। ठीक है, 65 पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके सीधे समानुपाती होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समानुपाती होता है द्रव्यमान के। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 66 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है क्योंकि? कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए यहाँ पर जो चंद्रमा की किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। राइट, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व और जल घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सापेक्ष घनत्व का उपयोग किसी पदार्थ में शुद्धता निर्धारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या हमारी सापेक्ष घनत्व के बारे में एकदम करेक्ट है। आप लिख सकते हो इसको सापेक्ष घनत्व ऐसे करके। ठीक है, दोनों बातें आप अपना पॉइंट में लिख सकते हो ऐसा करके। तो 67 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्य तभी कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। ठीक है, 68 का क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट है ना। जब बल लगाओगे बिना जिसम विस्थापित, तो यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, जब काम करने लगे तो हमारे क्या बल लगाया उसने, है ना, ये हमारा बल तभी कहते हैं इसको, ये कार कहते हैं। तो पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। और फार्मूला भी लगा सकते हो, W बराबर F इंटू डी, बहुत जगह एफ डी कॉस थीटा लगता है, बहुत जगह एफ एस कॉस थीटा लगता है ना, होता दोनों यहाँ पर एच डी और एस सेम होता है उसकी जगह पर, ठीक है, विस्थापन को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 68 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये करेक्ट है। दूसरी बात, यदि कोई दीवार पर बल लगाता है, यदि दीवार नहीं हिलती तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य हुआ माना जाता है, गलत है, क्योंकि कार्य हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से कार्य हुआ क्यों माना जाएगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ विस्थापन नहीं होता है, तो कोई कार्य यहाँ पर नहीं माना जाएगा, चाहे कितना भी आप प्रयास यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया 69। एक जूल ऊर्जा की वह मात्रा जो आवश्यक होती है किस पे, एक जूल हमारी जो ऊर्जा की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है, क्या, तो जो आवश्यक होती है ये एक न्यूटन द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 जूल की वह ऊर्जा की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ से बी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है, उसे ऊर्जा स्थानांतरित यहाँ पर कर सकती है, जिससे क्या होगा, कार्य संपन्न होता है, ठीक है। ऊर्जा की सही हमारी जो इकाई होती है क्या होती है, जूल होती है, जो कार्य भी इकाई में यहाँ पर जूल के रूप में स्थानांतरित होता है। 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर दूरी विस्थापित करता है, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किसी ध्वनि की प्रबलता या मधुरता का निर्धारण किससे होता है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ये होता है आयाम से, राइट, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71, वर्ष 2024 में सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी हेतु यहाँ पर प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा 71 का, ऐसे ये प्रदान किया गया था व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी जो साहित्य की जो हमारी उत्कृष्ट कृति है उसे प्रति वर्ष प्रदान किया था। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रति वर्ष दिया था ये, है ना, प्रति 2 वर्ष में बोल देगा, राइट, ऐसे भी बोल सकता है, या बोल देगा कि कभी भी दे सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई अलाउड मतलब नहीं है ना, ऐसा करके बोलेगा। तो आपको याद रखना ये प्रति वर्ष दिया था, राइट। आंसर हमारा हो जाएगा 71 का सी। 72, NHAI परियोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल राजमार्ग में से कौन सा 2 शहरों की कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, यहाँ से जो पहले यहाँ पर इसकी होगी ये बी यहाँ से करेक्ट होगा, बाराबंकी और बहराइच, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का बी। 73, भारत ने उन्नत अनुसंधान सहायता हेतु अपना पहला जो डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा 73 का, ये स्थापित किया मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। तो 73 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, डिजर्ट नाइट वायु अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस अभ्यास में त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ावा देने हेतु भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका वायु की सेनाओं का सहभागिता थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ से ये जो डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत और फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर शामिल थे, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, गलत हो जाएगा। दूसरा, यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया जाता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात जो इसकी यहाँ से रहेगी ये करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, सिविल 2 यहाँ से स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका 74 का। देख लेते हैं 74 का जो आंसर होगा हमारे यहाँ से ये हो जाएगा 74 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है ना, केवल 2 करेक्ट है, पहले आंसर गलत था, ठीक है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो यहाँ पे जो 74 क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। टेस्ट 3 जो दृष्टि है इसका है साइंस टेक्नोलॉजी प्लस साइंस के कुछ क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, राइट। इसका पार्ट 2 रहेगा, वो 75 से स्टार्ट करेंगे, 75 से लेके 150 तक पूरे क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो DIS का या फिर GS वर्ल्ड का स्टार्ट करेंगे, और UKTIS का हमारा जो खुद का टेस्ट है वो भी रखा हुआ है, वो भी कराएंगे। ये सब टेस्ट होने के बाद वो भी मैं टेस्ट आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी डेली के टारगेट जो रहता है, डेली के आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने रहते हैं, अभी बीच में मैंने 2 दिन नहीं दिया है, और मैं कल से फिर से दूंगा वो टॉपिक, तो डेली आप यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक को कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा आप टेलीग्राम पर या कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।